रहमत पुर गांव में दो बहनें सना और सारा अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वो दोनों करीब ही मौजूद एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल से वापस आकर ट्रेन स्टेशन पर वो दोनों खिलौने बेचा करती थी ताकि अपने गरीब माँ बाप का हाथ बटा सके। एक रोज मामूल के मुताबिक वो दोनों ट्रेन स्टेशन पर खिलौने बेच रही थी। करीब ही मौजूद एक टी स्टॉल पर रखे सिलेंडर में धमाका हुआ। लोग बहुत बुरी तरह खौफजदा हुए और इधर उधर भागने लगे। स्टेशन पर भगदड़ सी मच गई। सना और सारा भी खौफजदा होकर एक तरफ को भागी। सना खौफजदा होकर वहीं पास खड़ी ट्रेन में सवार हो गई, लेकिन तेजी के साथ चढ़ते हुए उसका पांव फिसला और वो ट्रेन के अंदर जा गिरी। गिरने की वजह से उसके सर पर चोट लगी, जिससे वो उसी वक्त बेहोश हो गई और उसी वक्त ट्रेन वहाँ से रवाना हो गई। काफी देर बाद जब भगदड़ खत्म हुई तब लोगों को अंदाजा हुआ कि वो कोई बम का धमाका नहीं था, बल्कि सिलेंडर फटा था। सारा उस जगह वापस आई जहाँ वो लोग अपने खिलौने रखकर बैठी हुई थी, लेकिन सना का कोई पता ही नहीं था। वो काफी देर तक सना को यहाँ वहाँ ढूंढती रही। उसने स्टेशन के अंदर और बाहर हर जगह सना को देख लिया, लेकिन वो ना मिली। आखिर मायूस होकर वो घर लौट आई, लेकिन वो घर भी नहीं पहुंची थी। उसने अपने मम्मा पापा को सारी बात बताई। उसकी अम्मी ये बात सुनकर बिलक बिलक कर रोने लगी। या अल्लाह, हम तो वैसे ही अपनी गरीबी से परेशान थे, अब हमारी बच्ची भी खो गई। उसकी हिफाजत फरमा, हम उसे कैसे ढूंढेंगे। दूसरी तरफ ट्रेन गांव-गांव शहर-शहर घूमती एक बहुत बड़े शहर जा रुकती है। तमाम मुसाफिरों के उतर जाने के बाद ट्रेन में एक मुलाजिम सफाई करने के लिए आता है। उसकी नजर कोने में पड़ी हुई सना पर पड़ती है। वो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, जिससे सना होश में आ जाती है। सना घबराकर ट्रेन से नीचे उतर जाती है। वो हैरान और परेशान स्टेशन से बाहर निकल आती है। स्टेशन से बाहर आकर लोगों की भीड़ चाल, ट्रैफिक और बदला हुआ सब कुछ देखकर बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। वहीं से एक नेक आदमी जिसका नाम हुसैन होता है, उसका गुजर होता है, जिसकी नजर सना पर पड़ती है। वो उस रोती हुई बच्ची को देखकर उसके पास आता है, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है और पूछता है, बेटा क्या बात है, मुझे बताओ क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें मारा है, डांटा है, कोई नुकसान पहुंचाया है? मुझे बताओ क्यों परेशान हो? मैंने अपनी मम्मा पापा बहन सब खो दिया है। मुझे नहीं पता मैं इस वक्त कहाँ हूँ। ओह, क्या तुम्हें पता है तुम जहाँ रहती थी उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम रहमतपुर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और इस तरह तो किसी गांव को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर में मेरा एक बेटा है, मैं उसके साथ अकेला ही रहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम मुझे पापा बुला सकती हो जब तक तुम्हारे माँ बाप और घर का पता नहीं चल जाता। ये कहकर वो शख्स सना को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो उसके वालिदैन और उसका घर ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सना अपने घर से बहुत दूर होती है। उसका कोई पता ही नहीं चलता। सना इस घर में बिल्कुल शहजादियों की तरह रहती है। उसके बाबा इसका बहुत ख्याल रखते हैं। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ रहमतपुर में शदीद कहत साली आ जाती है। सारा और उसके माँ बाप दूसरे गांव वालों की तरह शदीद भूख का शिकार हो जाते हैं। शदीद भूख और कहत साली से घबराकर सारा और उसके मम्मा पापा गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो ट्रेन का सफर कर सकें। लेकिन गांव में रुकने का मतलब भूख और उससे मौत था। उनके पास उनकी एक पालतू बकरी भी थी। शहर की जानिब रवाना होने के लिए वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। वो अपना जरूरी सामान और बकरी लेकर
पैदल ही शहर की जानिब चल पड़ते हैं। चलते चलते पूरा दिन गुजर जाता है। भूख से तीनों की बुरी हालत होती है, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। चलते चलते सारा के बाबा अलमदीन को चक्कर आते हैं और वो गश खाकर वहीं गिर पड़ते हैं। सारा और उसकी मम्मा बुरी तरह घबरा जाती हैं। सारा बाबा के मुंह पर पानी छिड़कती है, लेकिन अलमदीन को होश नहीं आता। मैं यहाँ अलमदीन का ख्याल रखती हूँ। सारा, तुम जल्दी से किसी करीबी बस्ती से किसी डॉक्टर को बुला लाओ। सारा तेजी से नीचे की तरफ दौड़ती है, जहाँ उसे कुछ घर दिखाई देते हैं। ताहम बस्ती तक पहुँचने में उसे काफी वक्त लग जाता है। वहाँ पहुँचकर वो एक बुजुर्ग को अपने बाबा की हालत के बारे में बताती है। वो उसे अपने साथ लेकर गांव के इकलौते डॉक्टर को लेते हैं और तेजी से उसके बाबा की तरफ पहुँचते हैं। डॉक्टर उसके बाबा का मुआयना करते हैं और कहते हैं, मुझे अफसोस है, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोगों ने बहुत देर कर दी। सारा और उसकी मम्मा पर ये खबर कयामत बनकर टूट पड़ती है। वो तो पहले ही अपने घर से दरबदर होते हैं और अब इस सफर में उनके बाबा भी उनका साथ छोड़ चुके होते हैं। वो बुजुर्ग उन दोनों को लेकर गांव आते हैं। वहीं सारा के बाबा का जनाजा पढ़ाया जाता है और वहीं उनकी तदफीन कर दी जाती है। सारा और उसकी मम्मा गांव में एक रोज रुकने के बाद फिर से शहर की जानिब रवाना हो जाती हैं। बहुत सारा सफर करने के बाद बिलाखिर वो शहर पहुंच ही जाती हैं। सारा शहर देखकर बहुत हैरान रह जाती है। वाह अम्मी, ये सब कुछ कितना खूबसूरत है। खूबसूरत सड़कें, इतनी ऊंची इमारतें, तरह तरह की दुकानें और बाजार देखकर सारा कुछ देर के लिए अपने दुख और परेशानी को भूल जाती है। ताहम अगले ही लम्हे शदीद भूख से उसे याद आ जाता है कि वो लोग शहर क्यों आए थे। बेटा, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर कोई काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ साथ इस जानवर की भी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। वो दोनों तमाम दिन शहर में यहाँ से वहाँ घूम फिर कर काम ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम ही नहीं मिलता। बकरी का भूख से बहुत बुरा हाल होता है। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती हैं, जहाँ बहुत सारे शानदार से घर बने होते हैं। एक घर के आगे हरा भरा सा गार्डन देखकर सारा अपनी बकरी को वहाँ चरने के लिए छोड़ देती है। जा सोनू, कम से कम तुम तो खाना खा लो। बकरी अभी चारा चर ही रही होती है कि घर का दरवाजा खुलता है और उससे एक शख्स जिसका नाम फरीद होता है बाहर आता है। ए, तुम लोग कौन हो और अपनी बकरी को मेरे लॉन में क्यों छोड़ा है? सारा लॉन इसने बर्बाद कर दिया। दरअसल हम लोग गांव से आज ही शहर पहुँचे हैं। हमारी बकरी कई रोज से भूखी है। इसने जब आपका हरा भरा बाग देखा तो रह नहीं पाई। ये कहकर सारा ने फरीद को सारा किस्सा सुनाया कि कैसे उनके गांव में कहत आया, कैसे उसके बाबा की रास्ते में डेथ हुई और कैसे वो काम की तलाश में सुबह से शहर में नौकरी ढूंढती फिर रही हैं। फरीद को उन दोनों पर रहम आ जाता है। देखो, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। हम घर में 2 लोग हैं। मेरी बीवी को घर के कामों के लिए मुलाजिमा की जरूरत तो है, लेकिन तुम 2 लोग हो और मुलाजिमा एक चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वो तुम दोनों को कोई ना कोई काम दे देगी और इस तरह तुम दोनों को ठिकाना भी मिल जाएगा और उसके काम का मसला भी हल हो जाएगा। ये कहकर फरीद अपनी बीवी मायरा को आवाज लगाता है। मायरा, इन दोनों को मैंने काम पर रखा है। तुम इन दोनों को घर के काम समझा दो। हाँ, पहले इन्हें खाना जरूर खिला देना, बहुत भूखी लग रही हैं ये कहकर फरीद घर से बाहर चला जाता है। मायरा एक बेहद मगरूर और घमंडी सी औरत होती है। वो उन्हें घर का ढेर सारा काम बता देती है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम करते करते उन्हें रात हो जाती है। भूख से उनका बुरा हाल होता है। काम मुकम्मल करने के बाद सारा मायरा से कहती है, आप मुझे खाना दे दे, हमें बहुत भूख लगी है। रुको, पहले मैं अपने कुत्ते को तो खाना दे दूं, उसके बाद तुम्हें देखती हूँ। मायरा अपने कुत्ते के आगे अनवाओ इकसाम खाने रख देती है। कुत्ता थोड़ा बहुत खाता है और बाकी खाना ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। सारा और उसकी मम्मा ये सब कुछ खामोशी से देख रही होती हैं। चलो अब ऐसा करो,
ये खाना तुम लोग खा लो। मोती की तो आदत है, हमेशा खाना बचा देता है। अब तुम लोग आ गए हो तो बचा हुआ खाना तुम खा लिया करना। हम लोग कुत्ते का बचा हुआ खाना खाएंगे? ये कोई आम कुत्ता नहीं है। तुम्हें अगर इसका बचा हुआ खाना मिल रहा है ना तो शुक्र अदा करो। इस कुत्ते के आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं, मुलाजिमा हो तुम। ये कहकर मायरा वहाँ से चली जाती है। कई रोज की भूख और नकाह से परेशान सारा और उसकी मम्मा मजबूरी में कुत्ते का बचा हुआ खाना खा लेती हैं। फिर ये रोज ही होने लगता है। तमाम दिन वो दोनों माँ बेटियाँ घर के काम करती हैं और रात में कुत्ते का बचा हुआ खाना खाती हैं। फरीद इन सब बातों से बेनियाज ये सोच रहा होता है कि वो दोनों माँ बेटियाँ उनके घर में एक बेहतर जिंदगी गुजार रही हैं। नौकरी छूट जाने के डर से सारा और उसकी मम्मा फरीद को कोई बात नहीं बताती। मायरा मगरूर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी होती है। उसे सारा की बकरी एक आंख नहीं भाती और वो उसे उसके घर से बाहर बांध देती है। वो उसे अपनी गार्डन में चरने भी नहीं देती और इस वजह से सारा को अपनी बकरी को रोज दूर ले जाकर चराना पड़ता है। एक रोज जब रात में वो बकरी को वापस लेकर आती है तो दरवाजा ठीक से बंद करना भूल जाती है, जिसका फायदा उठाकर सारा के कमरे में मौजूद तमाम जेवर एक चोर चुरा कर ले जाता है। अगले रोज मायरा और फरीद को एक पार्टी में जाना होता है। तैयार होने के बाद मायरा जब जेवर निकालने के लिए उस कमरे में आती है जहाँ सारा और उसकी मम्मा रहती हैं, तो अलमारी में एक भी जेवर मौजूद नहीं होता। नहीं, मेरा जेवर! मायरा की चीखों की आवाज सुनकर फरीद वहीं आ जाता है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मेरा जेवर नहीं है। मेरा लाखों का जेवर अलमारी में नहीं है। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? इतना कीमती जेवर घर में से कहाँ चला जाएगा? जाना कहाँ है? ये जरूर इन दोनों माँ बेटियों ने चुराया होगा। ओहो, वो बेजरर सी माँ बेटियाँ तुम्हारा जेवर कैसे चुरा सकती हैं? हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। नहीं, चोर घर में ही मौजूद है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप आए मेरे साथ। ये कहकर मायरा फरीद को लेकर सारा के पास जाती है। मायरा सारा को अपने हाथों से पकड़कर झंझोड़ देती है और बुरी तरह डांटने लगती है। अब जल्दी से बता दो, मेरा जेवर तुम माँ बेटियों ने कहाँ छुपाया है? ये आप क्या कह रही है? हम कोई चोर नहीं है और हमने तो आपके जेवर को हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो देखा तक नहीं। तुम जैसे चोरों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अभी तुम्हारे ही सामान से सब कुछ बरामद करूंगी और उसके बाद तुम दोनों का क्या हशर करती हो तुम देखती रहना। ये कहकर मायरा कोने में रखे हुए उन दोनों के सामान को उठा कर कमरे में फेंकने लगती है। सामान को फेंकने के दौरान उसके हाथ में एक तस्वीर आती है जिसमें वो दोनों बहनें, उनकी मम्मा और बाबा थे। मायरा एक लम्हे के लिए इस तस्वीर को पकड़कर शौक में आ जाती है। ये कौन है? किसकी तस्वीर है ये? ये मैं, मेरे बाबा, मेरी मम्मा और मेरी खोई हुई बहन है। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है और मेरी बहन मुझसे बचपन में बिछड़ गई थी। अब हम सिर्फ माँ बेटी ही बचे हैं। लेकिन आप यकीन करें, हम दोनों चोर नहीं हैं। हम दोनों तो सिर्फ किस्मत के मारे हैं। लेकिन मायरा तो अब शायद कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो तस्वीर हाथ में लिए बुरी तरह रो रही थी। तभी फरीद आगे बढ़ा और मायरा के कंधे पर हाथ रखा। रोना बंद करो मायरा, तुम्हारा जेवर तुम्हें जरूर मिल जाएगा। हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। लेकिन तुम इस तरह रो क्यों रही हो? मैं जेवर के लिए नहीं रो रही हूँ। इस तस्वीर में जो दूसरी बच्ची है वो मैं हूँ। मैं ही हूँ वो बच्ची जो स्टेशन पर इन लोगों से बिछड़ गई थी। ये मेरी ही माँ और बहन है। मैं तो इस बात पर रो रही हूँ कि मैं अपने पापा को देख ही नहीं पाई और वो इस दुनिया से चले भी गए। और मैं इसलिए भी रो रही हूँ कि इतने अरसे से मैं अपनी माँ और बहन के साथ इतना बुरा रवैया रखे हुए थी, जिनके लिए मैं हमेशा उदास रही। बेटी, तुम मेरी सना हो। जी माँ, मैं आपकी सना हूँ। मुझे माफ कर दे। मैं इतने अरसे तक आपके साथ इतना बुरा रवैया रखती रही। मुझे तो खुद पर हैरत है कि मैं आपको पहचान क्यों नहीं पाई।
ये कहकर मायरा बुरी तरह रोते हुए अपनी मम्मा और बहन सारा से गले लगकर रोने लगती है। फिर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है कि किस तरह वो बिछड़कर इस शहर आई और किस तरह फरीद के बाबा उसे इस घर में ले आए और उसकी बहुत अच्छी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया और आखिर में अपने बेटे से उसकी शादी की। उस दिन के बाद से मायरा और सारा अपनी मम्मा के साथ इस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही अच्छी और इस्लाही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।